कि 90% से ज़्यादा लोगों ने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा। पीडोफिलिया एक मानसिक बीमारी है। इसमें जिसको ये बीमारी है उनको छोटे बच्चों की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल डिजायर होता है। जिनको सचमुच ये बीमारी है उनका प्रेफरेंस कोई भी रह सकता है, वह लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। पेडोफिलिया के साथ ना और एक टर्म में पढ़ रही थी, हेबेफिलिया। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? हेबीफिलिया है या हेबीफाइड है, वो 13 के ऊपर यानी अर्ली टीनेजर, 13 ईयर्स हम टीनेज बोलते हैं। सो 13, 14, 15। कोई ऐसा केस है जिसमें किसी लेडी ने कहा हो कि मुझे ऐसे सेक्सुअल अर्ज हो रहा है बच्चे के लिए? कॉल ऐसे आए हैं कि मैं जब छोटा था तब मुझे मेरे स्कूल टीचर ने या मेरे नेबर में आंटी रहती थी तो उसने मुझे इनअप्रोप्रिएट टच किया। आपके हिसाब से ऐसा है, लगता है आपको कि जितना इजी एक्सेस हो गया है ये मीडिया का, इंटरनेट का, पोर्नोग्राफी का, तो ये टेंडेंसीज बढ़ाता है? जो लोग भी क्राइम करते हैं, सेक्सुअल अब्यूज करते हैं बच्चों का, क्या वो पेडोफाइल्स होते हैं? हर एक पीडोफाइल क्राइम करेगा तो नहीं, वैसे नहीं, लेकिन चांसेस बढ़ जाए। तो अगर 10 लोग हैं जो ऑफेंडर्स है तो उसमें से 6 लोग हैं वो सरोगेट टाइप के रहते हैं। ओवरऑल सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के बारे में बोलना इट्स अ बिग टबू और लोग बात नहीं करते। सेक्स एजुकेशन भी नहीं सिखाते हैं अभी बिल्कुल तो। नहीं सिखा। तो उसके आगे जाके पीडोफिलिया के बारे में ट्रीटमेंट करना और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज इज अ वेरी सेंसिटिव इशू। आप पोटेंशियल ऑफेंडर को ट्रीट करने की बात कर रहे हो इस डिजीज पे काम करने वाले आप अकेले हैं? फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडोफाइल्स। जी। ये दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट एज फार एज वी नो। कायदे के आगे कुछ नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस पॉक्सो। वी विल ओनली ट्रीट नॉन ऑफेंडिंग सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन्स विद पीडोफिलिया। डोंट ऑफेंड इंडिया इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो? हमारा एक ऑनलाइन टूल है, इसको ट्रबल डिज़ायर कहते हैं। आप उसके अगर आंसर्स देते हैं तो वो खुद इवैल्यूएट करता है कि आपको पीडोफिलिक इंक्लिनेशन है या नहीं। आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो। इन जनरल ये शुरू होता है अवेयरनेस सेशन से, तो ये सेशंस इजी तो नहीं होते होंगे। हमने कुछ ग्रुप्स जैसे स्टेक होल्डर्स के ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे एक एनजीओज जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में काम करते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, उनके साथ हम ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशंस करते हैं। लोगों को पूछते हैं कि आपने कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज एक्सपीरियंस किया है क्या आपके बचपन में? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इंडिया में वाइड स्प्रेड है, अंडर रिपोर्टेड है और हर साल ये बढ़ रहा है। बहुत स्ट्रिक्ट लॉ है पॉक्सो का, स्टिल ये कोई भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है। जिस तरह के हमें स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं ये बढ़ ही रहा है। तो हमने सोचा कि इसका रीज़न क्या है और हमने कोशिश की ये जानने की। तो हमें एक और जो पहलू है उसका ये समझ में आया कि ये जो लोग इस तरह का एक्ट या क्राइम करते हैं उन्हें एक मेंटल डिसऑर्डर भी होता है जिसे पेडोफिलिया बोलते हैं। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, बट हमारे देश के बाहर बहुत सारी अवेयरनेस है इसके बारे में और ये पॉडकास्ट इसी बीमारी के बारे में है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर लैला, जो केईएम हॉस्पिटल का रिसर्च सेंटर है उसकी डायरेक्टर हैं। और हमारी जो दूसरी गेस्ट है वर्षा तोल, वो एक सोशल साइंटिस्ट हैं और पिछले 10 सालों से इस चीज़ पर काम कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे एक्सपर्ट गेस्ट से। वेलकम डॉक्टर लैला एंड डॉक्टर आई योर एम नॉट डॉक्टर, डॉक्टर यू वर्षा। आर अ सोशल साइंटिस्ट, राइट? इट इज़ ये पहली बार है हमारा जब हम 2 गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं और ये टॉपिक ही इस तरह का है कि हमें लगा कि हमें दोनों एंगल से बात करनी चाहिए, मेडिकल साइड से भी और सोशल साइड से भी। और पूरे पॉडकास्ट में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मुझे इतना पता है कि 90% से ज़्यादा लोगों ने ये वर्ड कभी नहीं सुना होगा। न्यूज़ में हम हर दिन, राइट, अगर आप इंडिया के स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो 7 बच्चे, चाइल्ड जिन्हें हम कहते हैं, अब्यूज़ होते हैं पर आवर। 4 लोगों के साथ रेप होता है पर आवर। तो ये तो स्टैटिस्टिक्स हैं। तो ये बहुत ही ऐसा इश्यू है जिसको जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है, यार ये कैसे लोग होते हैं जो बच्चों के साथ ऐसे करते हैं। और वो बच्चे 3 महीने का भी हो सकता है,
13 साल का भी हो सकता है। सो ये सब चीज़ें सुनते समय ही इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान वाले काम नहीं है। लेकिन इसका जो दूसरा एंगल है, और हमारा हमेशा से ये प्रयास रहता है चेंज एंड बियॉन्ड में कि हम सब पर्सपेक्टिव से बात करें, हुँ। और जो भी इशू पे हम बात करें उस पे क्या चेंज हो सकता है और चेंज के अलावा भी और क्या चीज़ें हो सकती हैं, उन पर्सपेक्टिव्स पे बात करें। तो आज हम पेडोफिलिया के बारे में बात कर रहे हैं। पहले तो मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, पहले डॉक्टर लैला से, कि ये एग्जैक्टली क्या होता है? सो ये देखा जाए तो पीडोफिलिया एक मानसिक बीमारी है, और इसमें जिसको ये बीमारी है उनको छोटे बच्चों की तरफ एक सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल डिज़ायर छोटे बच्चों की के लिए होता है। और ज़्यादातर ये बच्चे जो एज ग्रुप हम देखते हैं वो 13 साल और 13 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं उनकी तरफ उनको एक सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है। सो बेसिकली जैसे अभी बताया डॉक्टर गार्डा ने, 0 टू 13 से बिलो, और इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ लड़का या सिर्फ लड़की, इट्स जेंडर न्यूट्रल। तो ऐसा जिनको ये बीमारी है, अ, उनको जो अट्रैक्शन या उनको जो सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो छोटे बच्चों के प्रति होती है, वेदर इट इज़ बॉय और गर्ल, इट डजेंट मैटर। ऐसे नहीं है कि छोटा लड़का या छोटी लड़की या छोटी लड़कियों का इसमें ज़्यादा होते हैं, बच्चे बच्चियाँ होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बिकॉज़ ये बीमारी में इट्स जस्ट बॉडी स्कीम जो बोलते हैं हम। तो छोटा बच्चा, जो जैसे आपने अभी कहा कि 3 महीने से 13 साल तक, तो वो इंक्लिनेशन उनका ऐसा होता है कि उनको वो बॉडी स्कीम के लिए उनको सेक्सुअल डिज़ायर होता है, और इसलिए उन्हें वैसा एक्ट करने की चाहत होती है और उनको पता नहीं चलता उसको कैसे कंट्रोल। सो दैट इज़ ओके, व्हाट आई वांट टू ऐड। तो बेसिकली ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। या एंड सोसाइटी में जब हम देखते हैं, क्योंकि आप एक सोशल साइंटिस्ट हैं, इसे इस तरीके से नहीं समझेगा कोई, इसे समझेंगे कि जानवर हैं, कि इनह्यूमन बिल्कुल। हैं ये लोग। इट्स वेरी मतलब आई ओपनर, आई कैन से, कि आप इसे मेडिकली इस तरह से डिफाइन करिए, या डिफाइन छोड़िए, ये लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोई बीमारी है। तो डॉक्टर, ये अगर ये बीमारी है, जी। जी, आप कह रही हैं ये मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये क्यों होता है? आ, ये बात अभी भी काफ़ी लोग रिसर्च कर रहे हैं क्यों होता है। अभी तक डेफिनेटिवली ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जो रिसर्च अभी जो चालू है इसमें बोलते हैं कि जब डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जब उसमें जो ब्रेन फंक्शनिंग का जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है उसमें जब वो ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं होता है तो इसका रिजल्ट पीडोफिलिया हो सकता है। मतलब improper development of brain when the child is in the womb। तो वो कारण से एक कारण हो सकता है, लेकिन अभी तक डेफिनेटिवली ऐसा कुछ भी हमारे एक्सपीरियंस में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम बोलते हैं कि ये कारण से पीडोफिलिया हो सकता ओके, बट जैसा आप बोल रहे हैं कि एक मेंटल डिसऑर्डर है, एक कंसिडर करिए एक बीमारी जैसे ही है, तो जैसे दूसरी बीमारियों के लिए कोई साइंस होते हैं, अर्ली है। जी। साइंस होते हैं, कोई जी। सिम्टम्स होते हैं, जी। इसका भी कुछ होता है? अनफॉर्चुनेटली नहीं, कुछ ओ, साइंस और सिम्टम्स ऐसे कुछ नहीं होता है। जैसे आप लिवर की बीमारी है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको इन्फेक्शन है तो फीवर होता है, मतलब कुछ दिखता जी, है जी। आपको। इसमें कुछ स्पेसिफिकली कुछ भी ऐसे साइंस और सिम्टम्स कुछ भी नहीं है। इट इज़ एक ये ऐसी बीमारी है जिसको आपको साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाके वो डायग्नोस करनी पड़ती है, कुछ क्राइटेरिया होता है। सो वहाँ जाके अगर आप जाए उधर तो आपको डायग्नोसिस किया जाता है। और ये कब जाएंगे जब जब जो जिस आदमी को या उनको जो ये प्रॉब्लम है तो वो जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे यंग बच्चों की तरफ से मुझे बहुत अट्रैक्शन है, उससे वो तकलीफ हो रही है मुझे।
डॉक्टर, आप इतने सालों से इस चीज़ पे काम कर रही हैं और आपने इतने लोगों से मिली होंगी जिन्हें ये प्रॉब्लम है, तो आपका क्राइटेरिया कैसे है इसे डायग्नोज करने का? अच्छा, सो बेसिकली उसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन अगर अगर दो तीन पॉइंट्स में लिया जाए तो एक तो है कि एटलीस्ट ये जो तकलीफ हो रही है, जो सेक्सुअल अट्रैक्शन जिसके वो आदमी को तकलीफ हो रही है, मुझे ऐसे क्यों रही है, एटलीस्ट 6 महीने तक होना चाहिए. दिस प्रॉब्लम शुड बी कंटिन्यूइंग फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स. ये जो तकलीफ हो रही है, मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है, उससे तकलीफ हो रही है. दूसरा कि वो जो आदमी है, जो ये है, उनको एटलीस्ट 16 इयर्स मिनिमम से ऊपर होना चाहिए एज. ये एक दूसरे, सो बेसिकली अट्रैक्शन फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, मोर देन 16 इयर्स ऑफ 16 एंड मोर देन 16 इयर्स ऑफ एज होना चाहिए, बिकॉज बाय देन एक डेफिनेटिव ये है कि हाँ, मुझे ये प्रॉब्लम है. क्योंकि उसके पहले कभी कभी वो थोड़ा एक्सपीरियंस, थोड़ा ये वो डेफिनेटिव नहीं होता है, लेकिन 16 के बाद ये अगर प्रॉब्लम है वो बच्चे में या वो लड़के में, तो वो डेफिनेटली 16 के बाद होता है. Want to add something to that? या बेसिकली जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो भी हमारे पास अभी जो लोग आ रहे हैं मदद लेने के लिए, तो उसमें क्या होता है और जो भी हमने पढ़ा है, जो साइंस बताता है कि ये जो डिसऑर्डर है पीडोफिलिया, वो यूजुअली 16 साल के बाद सेल्फ आइडेंटिफाई होती है, क्योंकि ऐसे बाहरी ऊपरी दिख के हम बता नहीं सकते कि ओके इसको पीडोफिलिया है, जी। बिकॉज दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द पर्सन. उसको पता होना चाहिए कि मुझे कुछ तो डिफरेंट है, मुझे कुछ तो डिफरेंट फीलिंग आ रही है, मुझे बच्चों के प्रति आकर्षण लग रहा है, ये सही तो नहीं है, ये गलत है, मैं कुछ गलत ना कर बैठूं, मैं किसी लड़के को या छोटी लड़की को हार्म न मेरे से हो जाए. और ये ऐसा नहीं है कि, क्योंकि आपको हमें सबको मालूम है कि किशोरावस्था ऐसी होती है कि जहाँ बहुत एक्सप्लोरेशन चलता है, एंड नाउअडेज विद सोशल मीडिया और ये सब इसके बारे में तो और थोड़ा आधा अधूरा ज्ञान भी होता है, एंड सेक्सुअलिटी के बारे में लोग बात भी नहीं करते उतना खुल के. तो फिर ये जो स्पेशली एज के जो बच्चे रहते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं. तो पीडोफिलिया के लिए हमारा क्राइटेरिया है, जैसे भी डॉक्टर ने बताया कि 16 ईयर तक हम ऐसे डायग्नोज नहीं करते कि अगर कोई हमारे पास आया बंदा कि मुझे तकलीफ है और मुझे किसी बच्चों के प्रति आकर्षण है, तो हम उसको डायरेक्टली हमारे इसमें नहीं लेते प्रोग्राम में, अगर वो क्योंकि 16 ईयर से कम है? हाँ, हाँ, 16 ईयर्स अच्छा. से कम है, क्योंकि हुँ। दैट इज़ द क्राइटेरिया, क्योंकि उसकी अभी तक डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। उसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है, वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ क्लियर है। नहीं हो. जो ऐसे बोलते हैं एडल्ट 18 तक हमारा फाइनल होता है। सो दैट इज़ द क्राइटेरिया. एंड जब खुद को वो महसूस करने लगता है 18 साल के बाद, 16 टू 18 साल के बाद, कि मुझे नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है, ये 6 महीने से ज़्यादा हो रहा है और मुझे इसकी तकलीफ़ हो रही है। देन दैट इज़ द सेल्फ रियलाइज़ेशन, वही डायग्नोसिस क्राइटेरिया है कि लोग हमारे पास सेल्फ रियलाइज़ेशन करके आए. ये 3 महीने का क्यों नहीं है? मतलब अगर मुझे हो रहा है और मैं 3 महीने से कर रही हूँ, उन्होंने कहा 6 मंथ तक एटलीस्ट। 3 महीने में क्यों नहीं आप बोल सकते कि मुझे ये प्रॉब्लम है? Because again, that is through science and through diagnosis, it जी, has come that 6 month is the period where I need to have trouble for at least 6 months. वो before 16 and all, वो डेफिनेटिव नहीं होता जी, है. जी, सो जी। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक मुझे कंटिन्यूअस। ये हुँ, प्रॉब्लम हो रहा है और हुँ, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, तो 6 मंथ्स इज द क्राइटेरिया. 3 सो इफ आई एम बिलो 16 तो हम लेते ही नहीं. अबव 16 एटलीस्ट 6 मंथ्स मुझे ये तकलीफ येस, होनी चाहिए, फिर मैं आगे आ सकता हूँ. 3 मंथ्स में शायद हो न हो, इसलिए 6 मंथ्स इज अ डेफिनेटिव पीरियड from which then we can go ahead for diagnosis. और उसके लिए फिर ये तो एक दो क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बाद भी देर हुँ, आर नंबर ऑफ टेस्ट येस, जो साइकोलॉजिस्ट आप भेजेंगे, जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनको अगर आप ये आदमी को भेजेंगे, वो लड़के को भेजेंगे, तो दे विल डू अ नंबर ऑफ टेस्ट, एंड वो टेस्ट करने के बाद ही
हम एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस देते हैं। दीज आर जस्ट क्राइटेरिया कि 16 ईयर्स, 6 मंथ्स, लेकिन वो टेस्टिंग करने के बाद ही उनको हम डायग्नोज कर सकते हैं कि यस, इसको पीडोफिलिया है, और फिर आगे ट्रीटमेंट और जो भी क्या। और अ, मैं सच बताऊँ ना, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पे बहुत कुछ पता है हमें। इंडिया में तो ये बहुत बड़ा इश्यू है, वर्ल्ड लेवल पे भी देखोगे तो। तो ये साइड तो हमें सबको पता है, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्ट भी बनाया जी। है ना? पॉक्सो एक्ट हम्म, है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्ट है। लेकिन ये वाला जो साइड है, ये एक मेडिकल कंडीशन है। यस। ये जब मैं आपका जब प्रोफाइल आया था तब मैंने पढ़ना शुरू किया, अच्छा ये क्या होता है? उसी टाइम पेडोफिलिया के साथ ना और एक टर्म मैं पढ़ रही थी, हेबेफिलिया, राइट? क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जो पीडोफिलिया है, जो जैसे ऑलरेडी बात हुई है, 13 साल और 13 साल के नीचे बच्चों की तरफ अट्रैक्शन है, सेक्सुअल अट्रैक्शन। सेक्सुअल अट्रैक्शन है, जो मुझे सेक्सुअली डिजायरेबल होते हैं ये बच्चे। लेकिन जो हेबीफिलिया है या हेबीफाइल है, वो 13 के ऊपर, यानी अर्ली टीनेजर जो बोलते हैं ना, अब 13 ईयर्स हम टीनेज बोलते हैं, सो 13, 14, 15, ये एज में जो अर्ली टीनेज है, अर्ली टीनेजर्स हैं, मतलब उसके थोड़े सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं, जैसे आर्मपिट में हेयर आ रहा है, थोड़े ब्रेस्ट डेवलपमेंट है, ऐसे जो थोड़े थोड़े जो दिखने लगे, तो हेबीफाइल को उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है। सो यही बेसिक डिफरेंस यही है, एज का डिफरेंस है। एक पीडोफाइल जो 13 के नीचे अट्रैक्शन होता है, और हेबीफाइल है जो 13 के ऊपर के, जो अर्ली टीनेज हम बोलते हैं ना, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हम बोलते हैं, वो दिखे जा रहे हैं, थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो उनकी तरफ जो अट्रैक्शन होता है, उनको हेबीफिलिया, मतलब हेबीफाइल जो आदमी होता है, या हेबीफिलिया, जैसे पीडोफिलिया बोलते हैं, से हेबीफिलिया। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि जी। एज अ डॉक्टर आप ये दोनों पेशेंट को एक ही जैसा ट्रीट करते हो, क्योंकि सिम्टम्स तो वही है या यस, अलग? यस, इट्स ऑन द सिमिलर लाइन। ओके। बेसिकली ट्रीटमेंट जो है, ये क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो अट्रैक्शन है, वेदर इट इज़ पीडोफिलिया या हेबीफिलिया, ये कभी जाएगा नहीं। अच्छा। हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, वो इमोशंस जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, जो अर्ज होता है, उसको हम कंट्रोल में कैसे ला सकते हैं, वो ज़्यादा बताते हैं। और जहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मतलब मेडिकेशन की ज़रूरत है, वो भी हम ऑब्वियसली देते हैं। लेकिन जो सीबीटी या कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, उसके थ्रू हम उनको सिखाते हैं कि ये जो इमोशंस आपको हो रहे हैं, मेरे को अट्रैक्शन हो रहा है, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते तो ये जो ट्रीटमेंट आप बोल रहे हैं, हैं। जी। उसके थ्रू क्या मेरा जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है, सपोज जी। मैं पेडोफाइल हूँ, जी। मुझे ऐसा इंटरेस्ट है, हम्म। अ, आप चेंज कर सकते हो मेरा इंटरेस्ट? नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, आपको आपके इंटरेस्ट को कैसे कंट्रोल कर सकते, ओके। वो आप वो इंटरेस्ट के साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सको, वो इंटरेस्ट जो है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते, वो आपको दिखाए, आपको, मतलब थ्रू नंबर ऑफ सेशंस आपको वो दिखाए। मतलब वो मेरा इंटरेस्ट होगा, लेकिन मैं शायद कोई क्राइम नहीं करूँगी ना? करेक्ट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। वो आपको वो कैसे, जैसे आपको पता है कि अगर, एक एग्जांपल दे रही हो कि आप पार्टी में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं, और नॉर्मली आप वो अवॉइड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि आपको इंटरेस्ट है, कि आपको सेक्सुअल अट्रैक्शन है बच्चों की, तो आफ्टर योर ट्रीटमेंट वो वो पार्टी में जा सकेगा, लेकिन ही विल बी अवेयर कि मैं कंट्रोल में हूँ। नहीं तो वो खूब ज़्यादा डिस्ट्रेस हो जाते हैं, तकलीफ होती है, अगर उनका ट्रीटमेंट नहीं, ट्रीटमेंट के बाद he will be able to approach, he will be able to be with the children without feeling that intense desire, attraction, वो थोड़ा सब कंट्रोल में हो जाता है। इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो, वो सेक्सुअल अर्जेस को कम करने के लिए, तो साइकियाट्रिस्ट आपको ट्रीटमेंट भी दे सकता है। और जैसे मैंने बताया, ये काफ़ी लोग डिप्रेस्ड होते हैं, एंग्शियस होते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट के लिए भी साइकेट्रिक मेडिसिन दे सकते हैं, तो एंटी डिप्रेसेंट्स जैसे हम बोलते अच्छा, हैं, मेडिसिन्स भी हैं? मेडिसिन भी दे सकते हैं। तो उल्टा हम बोलते हैं कि पहले वो डिप्रेशन एंग्जाइटी जो होती है, उनको पहले ट्रीट करो, उनको थोड़ा
काम करो, फिर उसके बाद सीबीटी या और कुछ मेडिकेशंस की ज़रूरत है तो दे सकते हैं। तो पहले जो एंजाइटी, डिप्रेशन, वरी, चिंता जो भी है उसको पहले ट्रीट करो, फिर उनको सीबीटी करो, और साइड बाय साइड अगर मेडिकेशन और कोई मेडिकेशन लगा जो सेक्सुअल इंटरेस्ट, सेक्सुअल अर्ज टू कम करने के लिए, तो वो भी ऑफ कोर्स एज पर केस टू केस बेसिस साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएट करके दे देंगे आपको मेडिसिन। आप लोग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए काफ़ी कुछ कर रहे हो। इन जनरल ये शुरू होता है अवेयरनेस सेशन से, नॉट ओनली जो उस डिजीज़ मतलब हम्म जिसको बीमारी है बल्कि नॉर्मल लोगों के लिए भी। तो ये सेशंस इजी तो नहीं होते होंगे क्योंकि हमारे देश में अभी भी सेक्स एजुकेशन पे तो बात नहीं कर पा रहे लोग, पता नहीं कितने दिनों से तो कोर्स बना के बैठे हैं लोग। लेकिन एज एन एनजीओ हम भी जब जाते हैं तो सेक्स एजुकेशन में हमारे स्कूल में बात नहीं करना, ये हमें रेजिस्टेंस आता है। हम्म सो ये टॉपिक पे आप लोग कैसे नॉर्मल लोगों को, जैसे कम्युनिटी हो गया, स्कूल हो गया, या कहाँ आप सेशन करते हो, किस तरह के सेशन होते हैं और लोग इजीली कैसे लेते हैं क्या, या एक्चुअली हम कैसे करते हैं कि हमने कुछ ग्रुप्स, जैसे स्टेक होल्डर्स के ग्रुप्स बनाए हैं, जैसे एक एनजीओज जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ में काम करते हैं उनके लिए सेशन लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट के लिए, साइकेट्रिस्ट के लिए, पुलिस फोर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे करके। सो वी हैव आइडेंटिफाइड अलग अलग ग्रुप्स जो आइडेंटिफाई किए हैं स्टेक होल्डर्स इसमें जो लिंक्ड है ये बारे में, उनके साथ हम अलग अलग डिफरेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशंस करते हैं। और जो आप बोल रहे हैं जनरल कम्युनिटी में भी, जैसे अभी हम रूरल एरियाज़ में अगर आशाज़ है या एएनएम्स है, उनका एक ग्रुप बना के उनसे उनके साथ भी बात करते हैं। और जनरली भी कम्युनिटी में अगर एडोलेसेंट ग्रुप्स है, यूथ ग्रुप्स है, उसके साथ भी हमने जाके बात किया है। एंड जनरली स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, which is something we were also concerned about. In fact, just now we are doing a number of sessions in schools and in colleges यस all over India. So we have identified colleges, different colleges all over India. तो वो colleges में जाके, and the principals and the heads of those colleges have been very open to do these sessions. So we are planning to do a session on pedophilia among college going students, an online session, about 100 students, no, यस अबाउट in 100 स्टूडेंट्स in a session. So हम basically stakeholders and general communities ऐसे groups बना बना के हम अलग अलग सेशंस लेते हैं। थोड़ा मेडिकल प्रोफेशन है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, तो थोड़ा अलग, थोड़ा ट्रीटमेंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। कम्युनिटी के लोग हैं, थोड़ा एमएसडब्ल्यू है, कम्युनिटी के लोग हैं। एमएसडब्ल्यू तो थोड़ा अलग ही होता है, लेकिन जैसे कम्युनिटी के कोई लोग हैं, उनके लिए सिंपल बना सकते हैं कि क्या है, क्या नहीं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सिंपल कर देते हैं उनको। और उसमें हमने एक थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच लिया था। ये जैसे आपने पूछा कि लोग कैसे उसको कैसे सुनते हैं, लाइक तो हमने ये किया था कि लोगों को पूछते हैं कि आपने कभी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक्सपीरियंस किया है क्या आपके बचपन में? तो एकदम से लोग ओपन हो जाते हैं क्योंकि उनको ये सवाल किसी ने पूछा ही नहीं है। तो इमीडिएटली वो कनेक्ट हो जाते हैं। ये मैंने काफ़ी मेरे अवेयरनेस सेशंस में देखा कि अगर एनोनिमस उत्तर देना है आपको, यू डोंट हैव टू आइडेंटिफाई योर नेम। एक चिट्ठी पे लेके हम पूछते हैं कि यस राइट, जस्ट राइट यस और नो, डोंट राइट योर नेम्स। तो उसमें जो परसेंटेजेस आते हैं एंड देन हम उनको पूछते हैं कि आपने अगर बिफोर स्टार्टिंग द सेशन ओनली वी डू दिस एक्सरसाइज कि आपने आप में से किन लोगों ने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को एक्सपीरियंस किया है। देन वी ऑल्सो आस्क कि आपको लगता है कि जो अब्यूज़ करने वाला था अगर किया है वो आपके जान पहचान का है, ये पूछते हैं। और तीसरा पूछते हैं कि आपको लगता है कि ये कोई मानसिक बीमारी है। दिस क्वेश्चंस वी आस्क्ड इन द बिगिनिंग ओनली। तो इससे क्या होता है कि वो एक आइस ब्रेकर जो रहता है कोई भी सेशन में, इट हेल्प्स अ लॉट। तो लोग अपने आप खुलते हैं, बात करते हैं और कंफर्टेबल हो जाते हैं एंड देन वी ग्रेजुअली, इट्स अ डिजाइंड सेशन।
जिसमें हम कहते हैं, जिसमें पूरा हम जानकारी देते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। वी टॉक अबाउट आवर ऑल अवेयरनेस कैंपेन्स, वी टॉक अबाउट हेल्पलाइन, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसी है, आप कैसे हमें मदद कर सकते हो। क्योंकि अगर हम ले मैन के साथ बात कर रहे हैं और सेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनको पता चलना चाहिए कि उनका रोल क्या है इसमें। ओके, आई एम नॉट अ पीडोफाइल, लेकिन फिर मैं ये जानकारी लेके क्या करूँ? तो हम अपील करते हैं कि आप ये जानकारी या नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों में शेयर करें। हम छोटे-छोटे पोस्टर्स या मैसेजेस बनाते हैं जो हम ग्रुप में शेयर करते हैं, सो दैट पीपल गेट इन्वॉल्व्ड विथ अस एंड दे अटेंड द सेशन वेरी केयरफुली। And it's interesting to note कि वर्षा ने जो बताया कि have you ever experienced child sexual abuse, उसमें when we count, it's anywhere ranging between 30 to 50%. Am I correct? यस। 30 to 50%. So they have kept that in themselves. They never spoken about it in the form of some touch or whatever it is, but they have experienced 30 to 50% sometime in their life. मेरे दिमाग में और एक क्वेश्चन आ गया है। हम्म, अ, आपने जैसे पहले बोला कि जो जिन्हें इस तरह की अर्ज होती है बच्चों के लिए सेक्सुअल, बट ये मेल के लिए तो ठीक है, मतलब हमारी सोसाइटी में एक मेल को सेक्सुअल अर्ज होना किसी बच्ची के लिए, दिस इज स्टिल पीपल विल से कि इसको दिमाग नहीं है क्या, या जो भी है, ये इंसान नहीं है, वो सब। मैं एक, आपने कहा लेकिन ये इससे कोई रिलेशन नहीं है, राइट, जेंडर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कोई वुमेन जो है उससे ये बीमारी हो सकती है क्या? मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि एक औरत को मातृत्व की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि वो बच्चा पालना, इवन दो फादर भी पालते हैं, लेकिन फिर भी माँ, और ये चीज़ ऐसा नहीं होता है कि मैंने जन्म दिया तभी वो फीलिंग आएगी, मातृत्व की फीलिंग एक औरत में होती है। आपके मतलब कोई ऐसा केस है जिसमें किसी लेडी ने कहा हो कि मुझे ऐसे सेक्सुअल अर्ज हो रहा है बच्चे के लिए? नहीं, नहीं, अभी जितने भी कॉल्स अटेंड किए हैं, जो भी कॉल्स आए हैं, उसमें किसी औरत ने नहीं कहा कि मुझे हेल्प की ज़रूरत है, मुझे अट्रैक्शन है। लेकिन कॉल ऐसे आए हैं कि मैं जब छोटा था, तब मुझे मेरे स्कूल टीचर ने या मेरे नेबर में आंटी रहती थी, तो मुझे उसने रात को कंपनी देने के लिए बुलाया, क्योंकि वो अकेली थी। तो मेरी अ, उस लाइक हस्बैंड कहीं गए थे, तो उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे इनअप्रोप्रिएट टच किया। तब मैं छोटा था तो मुझे पता नहीं चला कि वो क्या कर रही है, लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लगा। और अब मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कहीं वो औरत को वो बीमारी तो नहीं थी। इस तरह के इस तरह से इनडायरेक्ट कोई आते हैं। कॉल आए हैं, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेड कोई ये नहीं है कि अ, औरत को भी ये बीमारी हो सकती है। हमारे पास ऐसे कोई डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स नहीं हैं अभी तक। डॉक्यूमेंटेड नहीं है बट हो सकती है, हो लॉजिकली हो हो सकते हैं, सकती है, यस क्योंकि यस हो हो आपने सकते हैं, इंसिडेंट यस बोला। यस हो हो सकते तो सकते हैं। और उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि वुमेन को आगे आने में टाइम लग जाता है। अपने मेरे ऊपर रेप हुआ वो बोलने के लिए इतना आगे या मुश्किल है उनके लिए, तो ये चीज़ें तो एक्सेप्ट करना, हुँ, जैसे किसी मेल के लिए ये एक्सेप्ट करना कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हुँ, यस वो उनके लिए कितना मुश्किल है। यस। हर वो पर्सन जो पेडोफाइल है, जिसको ऐसे सेक्सुअल अट्रैक्शन है बच्चों के लिए, क्या वो क्राइम कर सकता है? तो हम ऐसे कहते हैं, जो रिसर्च भी कहता है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, अभी हम 10 साल से काम कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट पे। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जिनको पीडोफिलिया है, तो नॉट नेसेसरी कि सभी पीडोफाइल्स अब्यूज़ करें। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ऐसे हम बोल नहीं सकते कि 100% अगर अगर 100 पीडोफिलिया वाले लोग हैं, तो 100 के 100 अब्यूज़ करेंगे ही। प्रॉब्लम क्या है कि चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको पीडोफिलिया है, सो दे आर मोर वल्नरेबल। तो उनसे ये एक्ट हो जाए, क्योंकि उनका इंक्लिनेशन ही वैसा है, उनको छोटे बच्चे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक पीडोफाइल अब्यूज़ करेगा ही। और जैसे हमने पहली बात में कहा था कि पीडोफाइल्स आर वेरी मच इन डिस्ट्रेस।
जिनको पता है कि मुझे छोटे बच्चों के प्रति आकर्षण हो रहा है और मेरे हाथ से कोई अगर मैं कुछ ऐसा गलत काम न कर बैठूं, इसकी वजह से एक बच्चे की ज़िंदगी और मेरी खुद की ज़िंदगी भी दाव पे लग जाए, तो वो क्राइम नहीं करेगा और अब्यूज़ नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए वो सेल्फ रियलाइज़ेशन होना ये ज़रूरी है। पता चलना ज़रूरी है कि मुझे ये तकलीफ़ है और अभी प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ ये तकलीफ़ लेके। सो वी आर देयर टू हेल्प। सो जैसे आपने पूछा कि हर एक पेडोफाइल क्राइम करेगा, तो नहीं, वैसे नहीं। लेकिन चांसेस बढ़ जाते ओके। अभी यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा अलग तरीके से हैं। अगर पूछूं कि जो लोग भी क्राइम करते हैं, सेक्सुअल हुँ, अब्यूज़ करते हैं बच्चों का, हुँ। क्या वो पेडोफाइल्स होते हैं? यस, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो अगर हमने स्टैटिस्टिक्स देखा, तो अगर 10 लोग हैं जो ऑफेंडर्स है ऑलरेडी जिन्होंने कुछ कमिट किया है, तो उसमें से 6 लोग हैं वो सरोगेट टाइप के रहते हैं। उसका क्या? सरोगेट मतलब मैं आपको बताती हूँ कि उनको कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, मतलब उनको उनके एज का कोई पार्टनर नहीं मिला और उनकी अर्जिस बहुत ज़्यादा है, तो सामने बच्चा दिख गया तो उसने अब्यूज़ कर लिया। कोई एंटी सोशल भी उनके ट्रेट्स रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ये लोगों को जैसे हम बोलते हैं कि पर्सनल कुछ तो उनको कुछ राइवली है, कुछ तो निकालना है, कुछ फैमिली के अगेंस्ट कुछ है, बेसिकली एंटी सोशल बिहेवियर है, तो ये लोग भी ऑफेंड करते हैं। एडिक्शन के वजह से भी लोग ऑफेंड करते हैं। तो 10 में से हम कहते हैं 6 लोग हैं ये सरोगेट हैं और 4 लोग हैं ये पीडोफाइल्स है। दिस इज़ व्हाट द रिसर्च सेज। तो 10 में से 4 लोग की पॉसिबिलिटी है कि 4 को पीडोफिलिया है इसलिए उसने कमिट किया और 6 लोग हैं ये सरोगेट टाइप के ऑफेंडर्स होते हैं। सो ऐसे हम उसको डिस्टिंग्विश करते हैं। एक क्वेश्चन था मेरा जो हुँ, डॉक्टर ने भी बताया कि इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हुँ, ये अवेलेबल हैं। बट आपसे अगर मैं ये चीज़ें पूछूं कि और क्या करते हैं आप लोग? क्योंकि आप सोशल वाले सेक्टर में ज़्यादा हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसी सिचुएशन में भी होंगे जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या एग्ज़ैक्टली और या, करते हैं आप? या। सो जैसे हमने ये प्रोग्राम शुरू किया डोंट ऑफेंड इंडिया इनिशिएटिव, तो ये फंडेड प्रोग्राम है। तो अभी जो भी हमारे पास मदद के लिए आता है, सो जैसे हमने बताया कि हमारा हॉटलाइन नंबर है क्योंकि देयर हैज़ टू बी सम नंबर कि लोग कहाँ फ़ोन करें, कहाँ मदद के लिए पहुँचे। तो हमारा टोल फ्री नंबर है, तो उस पे फ़ोन करने के बाद अ, हमारा अभी तक ये ट्रीटमेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। वी डोंट चार्ज एनीथिंग। ये जो लोग हैं अभी क्योंकि अभी नंबर तो बहुत कम है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। जैसे आपने कहा कि कितने लोगों को पता होगा कि पीडोफिलिया के बारे में और उसके बाद आगे आना ट्रीटमेंट के लिए, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अभी ट्रीटमेंट है ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है और उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई चार्जेस हम वो क्लाइंट से नहीं लेते। दैट इज़ फंडेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट। तो अभी हम कुछ चार्जेस नहीं लेते। इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वर्षा, आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि डोंट ऑफेंड इंडिया इनिशिएटिव है। यस, थोड़ा डिटेल में चाहिए क्योंकि ये पॉडकास्ट वो लोग भी देखेंगे जिन्हें सच में हेल्प की ज़रूरत है। तो ज़रूर। इस इनिशिएटिव में एग्जैक्टली क्या कर रहे हो आप? सो ये जो डोंट ऑफेंड इंडिया इनिशिएटिव है, उसकी शुरुआत हमने 2015 में की। सो 10 साल हो गए केएमएचआरसी इस पे काम कर रहा है। तो ये पहला जो आइडिया है डोंट ऑफेंड, ये पहले जर्मनी में ये प्रोग्राम शुरू हुआ और जो हमारी पार्टनर एनजीओ है जो हमारा बेसिकली मेंटर ग्रुप था। सो जर्मनी में प्रोफेसर क्लाउस बायर, ही इज़ अ वेरी वेल नोन डॉक्टर एंड सेक्सोलॉजिस्ट। उन्होंने वहाँ डोंट ऑफेंड ये कार्यक्रम शुरू किया जर्मनी में 2005 में। और उसके बाद उनका बेसिकली फोकस था कि टू ट्रीट पर्सन्स हु हैव पीडोफिलिया। और जर्मनी में कानून अलग है, हमारे यहाँ कानून अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारे सोशल वैल्यूज़ अलग है। तो जब ये प्रस्ताव हमारे पास आया तो हमने डिस्कस किया कि इस तरह के का कोई ट्रीटमेंट प्रोग्राम हम इंडिया में कर सकते हैं क्या? बिकॉज़ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये इंडिया का पहला इनिशिएटिव है, जो हमने केईएम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर पुणे ने शुरू किया। सो 2015 में जब हमारे पास ये प्रस्ताव आया तो
हमने हमारे सीनियर जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर गार्डा है, और सीनियर जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, और हमारे पार्टनर्स, तो हमने उस पे बहुत डिस्कशन किया। और ऐसा सुझाव आया कि हम 1 साल फिज़िबिलिटी स्टडी करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्टेक होल्डर्स जो रहते हैं, मानो कॉलेजेस है, स्कूल्स है, पेरेंट टीचर्स है, डिफरेंट फोरम्स है, अलग अलग एनजीओज है जो ऑलरेडी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे काम कर रहे हैं, और साइकोलॉजिस्ट के ग्रुप्स है, साइकियाट्रिस्ट है। तो उनका क्या कहना है कि ऐसा कोई प्रोग्राम जो डिफरेंट द अदर साइड ऑफ द कॉइन के लिए बात कर रहा है, हम शुरू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिकॉज़ ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमको। और ऐसा ना हो कि कोई बड़ा ब्लैक बैकलैश आ जाए उस पे, क्योंकि नोइंग द सेंसिटिविटी और हमारे यहाँ जो स्टिग्मा है इस पूरे चीज़ के लिए, नॉट ओनली पेडोफिलिया, ओवरऑल सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के बारे में बोलना, इट्स अ बिग टबू, और लोग बात नहीं करते खुल सेक्स एजुकेशन भी नहीं सिखाते अभी तो। बिल्कुल नहीं ओके, सिखा। दैट्स तो ट्रू। उसके आगे जाके पीडोफिलिया के बारे में ट्रीटमेंट हुँ, करना, हुँ। और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, और बच्चों को महत्व न देके आप पोटेंशियल ऑफेंडर को ट्रीट करने की बात कर रहे हो। तो हमने ये फिजिबिलिटी स्टडी किया 2015 में, और 1 साल ये हमने स्टडी किया, जो सर्वे भी उसमें शामिल था, और जो हम रिसर्च में कहते हैं कि क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़ भी हमने करे। उसमें एडवोकेट्स भी थे, क्रिमिनल एडवोकेट्स भी थे, पुलिस भी थी। तो ये सब स्टेक होल्डर्स है, तो उनसे बात करके, और ये जो फाइंडिंग्स हमें मिले वो बहुत पॉजिटिव थे, और इसमें हमें यही आया कि हम डेफ़िनेटली ये प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। सिर्फ़ हमारा ये एक रहेगा कि कायदे के आगे कुछ नहीं है, वी आर नॉट गोइंग टू क्रॉस पॉक्सो। तो लीगल छोड़ के हम कुछ नहीं करेंगे, वी विल ओनली ट्रीट नॉन ऑफेंडिंग सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन्स विद पीडोफिलिया, जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है, और जो खुद आके आगे आके मदद मांगना चाहते हैं, उनके लिए हम ट्रीटमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये पहला ओरिजिन जर्मन में हुआ था, तो हमने ये पूरा ट्रीटमेंट प्रोग्राम जो हमने बाद में 2016 के बाद जो हमने डिज़ाइन किया, वो हमने इंडिया कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उसको मॉडिफ़ाई करा। क्योंकि जो जर्मनी में चलता है वो हम यहाँ वैसे हम नहीं उसको लागू कर सकते। तो हमने वो पूरा उसका जो प्रोटोकॉल जो हम कहते हैं क्लिनिकल लैंग्वेज में, कि कैसे होगा, कितने विजिट्स होंगे, कितना फॉलोअप लगेगा, और एथिकल कंसिडरेशंस जो होते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हम रिसर्च सेंटर में काम करते हैं, तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है वो हमारी एथिक्स कमेटी जो है उससे हमें अप्रूवल हम लेते हैं। कोई भी स्टडी हो, नॉट ओनली दिस स्टडी, कोई भी वैक्सीन हो या कोई भी ट्रायल हो, तो हम एथिक्स कमेटी से उसका अप्रूवल हमें मिल लेना होता है, जो हमने लिया। और उसके बाद 2016 के बाद ये डोंट ऑफेंड इंडिया इनिशिएटिव हमने शुरू किया। उसमें हमने हेल्पलाइन इंट्रोड्यूस की, जो विच इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि लोग कहाँ कैसे हम तक पहुँचे। तो ये हेल्पलाइन हमने इंट्रोड्यूस की, और हेल्पलाइन के बाद विच इज़ एक्सेसिबल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और ये जो हेल्पलाइन है वो 10 डिजिट टोल फ्री नंबर है, विच इज़ कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल और एनोनिमस। वी डोंट कैप्चर एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, कहीं किसी का नाम नहीं पूछा जाता, और ताकि सामने वाला जो हिम्मत जुटा के फ़ोन कर रहा है कि मुझे मदद चाहिए, तो उसको पूरा ये कॉन्फिडेंस हो कि मेरा कहीं डिस्क्लोज़ नहीं हो रहा है कि मैं आगे आ रहा हूँ, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसे ही हमारा पूरा जर्नी शुरू हुआ, और 16-17 में हमारा प्रोटोकॉल सेट होने के बाद ट्रीटमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें साइकियाट्रिस्ट, सीनियर साइकियाट्रिस्ट है, और साइकोलॉजिस्ट भी है। हमारा एक जो टीम मेंबर है वो मुंबई में भी, हमारे जो पार्टनर है वो मुंबई से काम करते हैं। तो ये पूरा प्रोग्राम अभी हमें 10 साल हो गए, तो नाउ वी हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स। तो अगर आपको हेल्पलाइन के बारे में थोड़ी जानकारी जी, जी, जी। चाहिए, तो बेसिकली हेल्पलाइन नंबर जो है दैट इज़ 1800 123 8905। सो ये नंबर है, इंडिया में कोई भी कहीं से भी इस पे टोल फ्री पे फ़ोन कर सकता है। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि अवेयरनेस नहीं है,
पीडोफिलिया के बारे में अवेयरनेस नहीं है लोगों को। तो हमें ये भी चैलेंज था 2016 में, अब जब हमने शुरू करा प्रोग्राम, कि हम ट्रीटमेंट तो शुरू करें लेकिन लोगों को मालूम है या नहीं कि पीडोफिलिया क्या है, ऐसा क्या दिक्कत होती है, कौन हमें फ़ोन करेगा। तो हमें खुद को भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हमारे यहाँ कौन आएगा, कौन लोग आगे आएंगे ट्रीटमेंट के लिए। तो हमने बहुत बड़े मास अवेयरनेस कैंपेन्स किए। उसमें हमने ऑफलाइन भी कैंपेन्स किए और ऑनलाइन भी हमने सोशल मीडिया पे, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है और यूट्यूब चैनल। सो हमने ऑल पॉसिबल जो हमारे सोशल मीडिया के चैनल्स है, तो हमने बहुत अवेयरनेस कैंपेन करे और उसके पैरेलल हमने ऑफलाइन भी कैंपेन्स करे, जिसमें हमने काफ़ी अवेयरनेस सेशंस किए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप के साथ। और हमने थोड़ा इनोवेटिव अप्रोचेस उसमें इंट्रोड्यूस किए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो हमारा पुणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट का जो बस है, पीएमटी जो बस है, तो उस पे हमने पोस्टर्स लगाए थे ताकि लोग देखें, जानें। और उसमें बहुत प्रिसाइज़ इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि लोगों को पढ़ने के लिए समय नहीं रहता है। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा है तो मैं से कुछ देख रही हूँ एडवर्टाइजमेंट, तो मुझे वो कैप्चर हो और मैं वो फ़ोन नंबर नोट करके मैं वापस फ़ोन करूँ। तो ये बस कैंपेन्स हमने किए, जो काफ़ी उसका अच्छा रिस्पॉन्स है हमें। रिक्शा कैंपेन्स भी किए। तो रिक्शा, जो हमारी पंचायत है पुणे पुणे की, तो रिक्शा की जो बैक सीट, जो ड्राइवर की बैक सीट होती है, उस पे हमने स्टिकर्स लगाए थे और रिक्शा वालों को हमने थोड़ा ट्रेन भी किया था। क्योंकि अगर कोई पैसेंजर उनको पूछता है कि ये क्या स्टिकर है, ये क्या लगाया आपने, तो उनको भी आना चाहिए कि ये क्या स्टिकर है। तो हमने उनको थोड़ा ट्रेन किया था, थोड़ा ओरिएंटेशन दिया था। और एक बात मैं ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि ये जब हमने कैंपेन्स किए तो सबके तरफ से हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। हमें बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला, क्योंकि कोई कैंपेन ये रन करे, क्योंकि अगर हम कोई पब्लिक यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं, बस है या रिक्शा है, अगर किसी ने कुछ गलत हुआ और कुछ उसका नुकसान हो गया, कुछ पत्थर-वत्थर मार दिया, तो वो भी रिस्क है। तो जो अथॉरिटीज़ है, तो उनसे हमने काफ़ी मीटिंग्स किए, उनको ये पूरा प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है वो उनको कहा। तो सबने बहुत अच्छी तरह से हमें कोऑपरेट किया। और इसमें हमने और एक चीज़ की थी, हमने 2 वीडियो स्पॉट्स बनाए हैं इसमें, जो हमारे वेबसाइट में भी अवेलेबल है। तो हमारा वेबसाइट है वो don'toffendindia.org। तो इस पे हमारा ये दोनों स्पॉट्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और ये स्पॉट्स हमने जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, ये हमने पुणे, नासिक और मुंबई में हमने लगाए थे। तो जो ये मेन मूवी चलता है, वो मेन मूवी के पहले जो एडवर्टाइजमेंट्स रहते हैं, तो उसमें हमने ये चलाए थे। तो उसके लिए भी हमें ये मल्टीप्लेक्स के ओनर्स से, मैनेजर्स से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला। उसके बाहर हमने फिर स्टैंडीज़ भी लगाए थे। सो बेसिकली हमने काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके हमने इस्तेमाल किए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और फिर बाद में कोविड के बाद हमने रेडियोज़, एफएम चैनल्स, विविध भारती और फिर ज़ी टीवी चैनल्स है, जो जी 24 तास, महाराष्ट्र में वी वर फोकसिंग। तो उसमें हमने स्क्रॉल्स भी चलाए, जो न्यूज़ के नीचे जो स्क्रॉल्स चलते हैं, वहाँ भी उसकी हमने एडवर्टाइजमेंट करी। और ऑफलाइन सेशंस तो हमारे चालू ही है। रिसेंटली हमने रेलवे प्लेटफॉर्म जो है हमारे पूना का, वहाँ हमने बिलबोर्ड्स लगाए थे। तो ताकि लोग देखें और अगर कोई उसको रिलेट करता है तो वो हमें फ़ोन करे। तो हमारा यही प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने लोगों तक पहुँचे। और इतना कैंपेन करने के बाद हमें कोई आके, खुद आके, सामने आके हमें कॉल करे मदद के लिए, पूछे, तो ताकि हम सही जो क्लाइंट है जिसको सच में तकलीफ़ है, उसके पास हम पहुँचे। सो ये पूरा हमारा अवेयरनेस कैंपेन का ये था, जर्नी था, व्हिच इज़ स्टिल ऑनगोइंग। हम अभी भी हमारा, क्योंकि ये तो बात हमें पता चली हमारे एक्सपीरियंस से कि अवेयरनेस नहीं है तो डिफ़िकल्ट है, कैसे लोगों तक पहुँचे। और हमारा ये भी ऑब्ज़र्वेशन है कि जैसे हमारा अवेयरनेस कैंपेन चलता है, हमें कॉल्स ज़्यादा आने लगते हैं। अब जब हम थोड़े पीरियड के लिए हमारा कोई कैंपेन नहीं चल रहा था, तो ऑटोमेटिकली कॉल्स कम रिड्यूस हो हो गए, कम हो गए। और ये कॉल्स है, ये पूरे इंडिया में से आते हैं।
अभी हमें ये टिल डेट आई वुड से अप्रॉक्सीमेटली 950 कॉल्स आए हैं ऑल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और उसमें से ये जो आई वोंट से कि 950 सिर्फ यही समस्या के लिए थे, बाकी जनरल भी लोग कॉल करते हैं। उसमें से 85 लोगों ने मदद के लिए हमें फ़ोन किया, जिनको ये प्रोग्राम के बारे में जानकारी चाहिए थी, जिनको खुद को ये कुछ प्रॉब्लम था, तो उनको समझना था कि ये क्या इनिशिएटिव है, ट्रीटमेंट कैसी होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करते हो। तो ये सब उनको जानना था। कोई कॉल ऐसे भी थे कि मुझे खुद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे कोई फ्रेंड को प्रॉब्लम है। ऐसे भी काफ़ी फ़ोन आए। मेजॉरिटी फ़ोन हैं जो कॉल्स है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और 2-3 फ़ोन मेघालय, कोई साउथ से भी, गुजरात, महाराष्ट्र, ये रीजन से हमें मैक्सिमम कॉल आए हैं। अगर फ्रीक्वेंसी देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉल हमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और ईस्ट, मेघालय जैसे मैंने बोला, मणिपुर, मेघालय, वहाँ से हमें कॉल आए हैं। और अभी जो एनरोल्ड है लोग, तो वो अभी हमारे पास 18 लोग हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उसमें से 7 लोगों ने ट्रीटमेंट कंप्लीट किया है और बाकी के 3 लोगों का ऑनगोइंग ट्रीटमेंट चालू है। और बाकी के जो है वो कोविड के दरमियान लॉस्ट टू फॉलोअप हो गए, क्योंकि हम उनको ट्रेस नहीं कर सकते। हम उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं लेते हैं हमारे यहाँ, बिकॉज़ दैट इज़ द मेन इम्पोर्टेंट इश्यू कंसर्न फॉर फॉर देम, कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए कि मैं पीडोफाइल हूँ। तो वो उनको बहुत कंसर्न रहता है। और बीइंग अ पार्टनर, सिस्टर कंसर्न ऑफ द हॉस्पिटल, क्योंकि केईएम हॉस्पिटल और केईएम हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, ये दोनों सिस्टर कंसर्न्स है। वी आर टू डिफरेंट बॉडीज, पर वी आर वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला। तो जो लोग हमारे यहाँ इन पर्सन आए ट्रीटमेंट के लिए, तो उनको ये थोड़ा सुकून रहता है कि मैं हॉस्पिटल में आ रहा हूँ ट्रीटमेंट के लिए, तो मैं पहचाना नहीं जाऊँगा कि मैं किस किस चीज़ के लिए आ रहा हूँ। आई एम वन ऑफ द पेशेंट हु इज़ वॉकिंग इन एनी ओपीडी। तो वो कोई लेबल तो नहीं लगा के आता कि मैं पीडोफाइल हूँ। तो वो थोड़ा एक कंफर्ट लेवल रहता है, जो हमारे पास इन पर्सन ट्रीटमेंट के लिए आए। और अभी हमारे पास ऑनलाइन भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि लोग अगर ऑल ओवर इंडिया फ़ोन कर रहे हैं, तो हर एक कोई पुणे तो नहीं आ सकता। तो कोई लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अभी हमने सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया है, क्योंकि आपको मालूम है कि ज़ूम या गूगल मीट ये सिक्योर प्लेटफ़ॉर्म नहीं है, जिसमें आपकी आइडेंटिटी पहचानी जा सकती है विथ योर आईपी एड्रेस। लेकिन हमारा जो भी सिक्योर्ड प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होती। और फिर उनको हम दूसरा हमारा जो मेथड है, उनको हम प्रोटॉन ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए कहते हैं। और फिर उनको हम हमारे जो ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे हम अपॉइंटमेंट करवाते हैं, एंड देन फिर उनका सेशन ऑनलाइन शुरू होता है। और उनकी चॉइस है कि उनको वीडियो ऑन करना है या नहीं करना है। दैट इज़ एब्सोल्युटली अप टू द पर्सन कि उनको उनकी क्या कंफर्ट लेवल है। तो हॉटलाइन पे ऐसे भी होता है कि कोई-कोई लोग, जब मैं बात करती हूँ तो कोई-कोई लोग खुद से कहते हैं कि मैं आप मेरा नंबर नोट कर लो। तो अगर किसी ने खुद ने नंबर दिया तभी हम उनका नंबर नोट करते हैं, हम कभी उनका पर्सनल नंबर नहीं पूछते, क्योंकि दैट इज़ अगेन अ कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यू। तो अगर उन्होंने खुद ने नंबर दिया और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है मैडम, आप हमें 12 से 1 में ही फ़ोन करना, दैट इज़ द सिक्योर टाइम जब मैं आपसे बात करूँगा। तो हमें वो ऐसे टाइम स्लॉट देते हैं, इफ़ दे गिव देयर नंबर एंड इफ वी आर सपोज्ड टू कॉल देम बैक, तो वो हम उन पे छोड़ते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, वी नेवर आस्क फ्रॉम आवर साइड कि आप हमें कोई अपनी कॉन्फिडेंशियल पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करो हॉटलाइन पे। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ट्रीटमेंट चलता है अभी। कोई आपको कॉल करता है, उसकी कोई आइडेंटिटी रिवील नहीं करते, उसकी कोई आप इन्फॉर्मेशन भी नहीं रखते, नाम भी नहीं पूछते, इनफैक्ट नंबर उसने दे दिया तो दे दिया। लेकिन सपोज़ अब वो पर्सन आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आया है, सपोज़ 1 साल बाद आपको दिखा कि वो पर्सन ने कोई ऑफ क्राइम भी कर दिया, तो आप कैसे रिपोर्ट करोगे?
उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास। नहीं, फिर हम उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते, नहीं कर नहीं सकते, कर इट्स एज नहीं कर सिंपल एज सकते, दैट, नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। कब रिपोर्ट करोगे आप? अगर हमें पता चला तो हम रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि मतलब यू आर बाउंड टू रिपोर्ट इफ दैट पर्सन बिकम्स क्रिमिनल। यस, यस, अगर यस। उसने हमें कहा कि उसने कुछ ऑफेंस किया है, देन वी आर बाउंड टू रिपोर्ट। क्योंकि जैसे हमने कहा कि कंसेंट हम लेते हैं, तो पहला कंसेंट होता है जब जब स्क्रीनिंग के लिए आते हैं, डायग्नोसिस के लिए आते हैं, तो कंसेंट लिया जाता है। और फिर उसके बाद हम कहते हैं ऑन एन एवरेज 15 सेशंस होते हैं टू लेने कंप्लीट हैं। द ओके। ट्रीटमेंट। ओके। तो हर सेशन में हम कंसेंट लेते हैं, और हमें वहाँ हम रिआइटरेट करते हैं कि सेशन शुरू शुरू होने से पहले कि अगर आपने हमारे पूरे सेशन के दौरान कभी भी डिस्क्लोज किया कि आपने कुछ क्राइम किया। क्राइम किया है, तो हमें पुलिस को रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये सुन के इफ द पर्सन साइंस, देन ओनली वी स्टार्ट द सेशन। तो दिस इज़ वेरी क्लियर। एक सेशन में अगर ऑनलाइन भी है, तो ऑनलाइन में भी हम वी डॉक्यूमेंट दिस कि हमने उसको पूछा है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, जैसे मैंने बोला कि ऑप्शन है, उसको अगर वीडियो ऑन करना है, कोई कंफर्टेबल है तो वीडियो ऑन करके वो थेरेपिस्ट से डायरेक्ट बात कर सकता है। अगर वो इन पर्सन भी आया तो थेरेपिस्ट से तो वो बात करेगा। लेकिन उसको हम एक पिन देते हैं, वो मैं आपको बोलना भूल गई। वो है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब वो हमारे यहाँ आता है और अगर हमें लगा कि ये हमारे प्रोग्राम में क्राइटेरिया फुलफिल करता है, तो उसको हम पिन देते हैं, दैट इज़ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमारे पास वो डॉक्यूमेंट रहता है। और अगर वो उसका डायग्नोसिस होके हमें पता चला कि ओके ही इज़ एलिजिबल फॉर द ट्रीटमेंट, तो हम उसको एनरोलमेंट नंबर देते हैं। सो ये पिन है जो जानकारी के लिए जो फ़ोन करते हैं, और एनरोलमेंट मतलब जो लोग हमारे यहाँ ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट। ले रहे हैं। वर्षा, जब आप मैं पूछ रही थी ना, तो आपने कहा था कि जर्मनी के मॉडल आपने स्टडी किया और फिर आपने अपना प्रोग्राम बनाया। इतना तो मुझे भी पता है कि बाहर के कंट्रीज़ में प्रॉब्लम तो पूरे वर्ल्ड में है, लेकिन इंडिया के अलावा जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ज़्यादा इस चीज़ पे काम हो रहा है। और तो फिर वो मॉडल आपने यहाँ इम्प्लीमेंट करते समय क्या चेंजेस किए? क्योंकि हमारा कल्चर तो बिल्कुल अलग है। सो बेसिकली उनका जो डिज़ाइन प्रोग्राम था, तो उसमें उनके जो विजिट्स का जो शेड्यूल रहता है, वैसे विजिट्स का शेड्यूल हम यहाँ नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। क्योंकि वहाँ एक पहले असेसमेंट होती है, फिर डायग्नोसिस होता है, फिर उसमें कुछ समय बीतना होता है, और फिर बाद में ट्रीटमेंट शुरू होती है। हमारे यहाँ चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ अगर कोई आया है सामने बहुत हिम्मत जुटा के, और उसको हम बार-बार नहीं बुला सकते। तो हमें वो मॉडिफ़ाई करना पड़ा उसका पूरा प्रोटोकॉल टाइमलाइन की वजह तरफ कंसिडर करके। क्योंकि अगर एक बंदा हमारे पास आ रहा है और उसका अगर हमने पहला एक टेस्ट लिया, जो साइकोलॉजी का जो टेस्ट है, और फिर दूसरे टेस्ट के लिए उसको वापस बुलाएँ, तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो ही कैन नॉट अफोर्ड, वो आ नहीं सकता, और एक बार आया तो उसको हमें रिटेन भी करना हमारा बहुत चैलेंज है, कहीं वो चला ना जाए। बट ये तो फ्री ट्रीटमेंट, हाँ, फ्री है, फिर भी चैलेंजेस ये है कि मुझे आना है, और ये ट्रैवल, हाँ, ट्रैवल, टाइम। ट्रैवल, ट्रैवल, ट्रैवल का उसका बात है। टाइम, ये भी सब बहुत मायने रखता है। तो उसके हिसाब से हमें वो थोड़ा मॉडिफ़ाई करना पड़ा बेसिकली। टाइमलाइन जो है सेशंस के हिसाब से, वहाँ अगर एन नंबर ऑफ सेशंस कर रहे हैं, तो हमें वो देखना पड़ा कि हमारे यहाँ उतने ही सेशंस पॉसिबल है, नहीं है, फिर उसको कैसे हमें क्लब करना है, या 2 टूल हम एक ही इसमें सेशन में हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्या? इस वजह से हमें ये मॉडिफ़ाई करना पड़ा। इम्पोर्टेंट थिंग लैंग्वेज, जी। लैंग्वेज जो है, क्योंकि बहुत सारे टूल्स हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं। तो वो अगर वो सब इंग्लिश में है, तो अगर हमें हमारे लोगों को पूछना है, तो ना ऐसा ना हो सकता कि सबको इंग्लिश तो नहीं समझ में आएगा, तो उसको हमें मॉडिफाई करना पड़ा, ट्रांसलेट। मराठी में, हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ा। उसका हम एथिक्स अप्रूवल लेते हैं, उसका बैक ट्रांसलेशन करते हैं, ताकि उसका कंटेंट ना गलत हो। तो वो पूरा हमने मॉडिफाई किया, उसका ट्रांसलेशन किया पूरे टूल्स का, और ये एडजस्टमेंट हमें करने पड़े डिपेंडिंग ऑन द टाइम, कितना टाइम उन्हें जाता है। सो ये मेजर थे और इफ यू कुछ वांट टू। टूल्स, इफ आई एम या नॉट मिस्टेकन, कुछ टूल्स जो जर्मन केस में थे, हमको छोड़ने पड़े। वी नीडेड टू रिमूव दोज टूल्स बिकॉज हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में वो अप्रोप्रिएट, वो मैच नहीं होते हैं। कोई अलग ही क्वेश्चंस होते हैं,
जो उनकी कल्चर के हिसाब से सही है। कोई एक क्वेश्चन का एग्जांपल दो। नहीं, मुझे offhand तो याद है तुझे, मेरे को नहीं No, याद है। there were few questions related to offenders, क्योंकि वहाँ ऑफेंडर्स के लिए भी ट्रीटमेंट चलती है. हाँ, and दे it's डोंट हैव अ सेपरेट आ, प्रोग्राम law फॉर and हाँ, there's no law एंड देर for इज नो लॉ. मतलब अगर वो पर्सन ने क्राइम कर दिया तो है भी तो वो भी आ उसको तो सक भी आ ट्रीटमेंट सकता हाँ, है। मिलता है। आप हमारे वहाँ यहाँ हमारे में नहीं नहीं यहाँ कर है। नहीं है, सकते. तो मतलब वो क्राइम कर दिया तो क्वेश्चंस जेल ही जाओगे, हाँ, है ना? कोई हाँ, ट्रीटमेंट तो नहीं वो है। एक ट्रीटमेंट वो नहीं एक था कि कुछ क्वेश्चंस निकालने पड़े, कुछ आई थिंक इफ जी, वो हाँ, कुछ हाँ, फॉर्म भी निकालने पड़े, कुछ क्वेश्चंस भी निकालने पड़े बिकॉज ऑफ जी, दिस, बिकॉज द बेसिक कल्चर ओनली इज डिफरेंट, उनका लॉ स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट, कल्चर इज डिफरेंट, तो वो करना पड़ा। बट आप लोग आपने शुरू किया था, बट अभी इंडिया में और भी लोग हैं जो इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं? नहीं, नहीं है, बिल्कुल नहीं, भी नहीं है। नहीं, नहीं. मतलब अ, इस डिज़ीज़ पे काम करने वाले आप अकेले हैं? हाँ, केएमएचआरसी जो प्रोग्राम शुरू किया हाँ, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीडोफाइल्स, जी। ये दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट एज फार एज वी नो. तो उनको क्या ऐसा डर है कि चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ वालों के साथ काम किया तो पता नहीं क्या होगा? पता नहीं, क्या पता उनके मन में क्या है, क्योंकि लेकिन या क्योंकि हमने जब कॉर्ड नेटवर्किंग भी किया एनजीओज के साथ, तो जो एक्सपर्टीज चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के लिए एक अलग तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत है. कोई भी आम साइकोलॉजिस्ट इसको ट्रीट नहीं कर सकता. तो वो जो पूरा ट्रीटमेंट मॉड्यूल है, तो उसकी ट्रेनिंग की ज़रूरत है. तो हमने हमारे ये जर्नी में 22 थेरेपिस्ट ट्रेन किए ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमें ऐसे लगा कि कोई मुझे अगर कलकत्ता से फ़ोन कर रहा है, तो मैं कलकत्ता कि यहाँ कोई अगर थेरेपिस्ट है हमारा ट्रेन्ड, तो उसको मैं रेफ़र करूँगी, ना कि उसको मैं पुनः बुलाऊँगी अगर वो कंफर्टेबल है तो. तो ये हमारे यहाँ 22 थेरेपिस्ट है, लेकिन चैलेंजेस भी वैसे ही है कि अगर कोई थेरेपिस्ट कलकत्ता सिटी में बैठा है और अगर कोई पोटेंशियल सीकर है, वो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर कहीं गाँव से बोल रहा है, तो उसको शायद पॉसिबल नहीं होगा कि वो कलकत्ता पहुँच के ट्रीटमेंट ले. तो ऐसे चैलेंजेस है, लेकिन अभी तो वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट हु आर ऑफरिंग दिस ट्रीटमेंट फॉर नॉन ऑफेंडिंग पीडोफाइल्स. और यू वांट टू से समथिंग अबाउट ट्रबल डिजायर? या बट जस्ट टू ऐड टू हम्म. व्हाट यू सेड, हमारे एक थेरेपिस्ट बॉम्बे में भी है, सो शी इज़ एन इंडिविजुअल थेरेपिस्ट। हम्म. तो अगर कोई बॉम्बे से कोई वगैरह कॉल आता है एंड ही इज़ विलिंग टू कम ट्रीटमेंट के लिए, अगर वो आना चाहता है, तो हम बॉम्बे को उनको रेफ़र कर सकते हैं, वो एक है। और ये हमारा एक ऑनलाइन टूल है, इसको ट्रबल डिज़ायर कहते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट के थ्रू हमने ये स्टार्ट किया था। अभी ये टूल ऐसा है कि अगर आप उसको एक्सेस करें, सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे आगे नहीं आना चाहिए, मैं नहीं आना चाहता हूँ आगे, मतलब ट्रीटमेंट के लिए, सो ये ट्रबल डिज़ायर जो टूल है, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस में है। तो आप वो टूल एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। आप उसके अगर आंसर्स देते हैं, तो वो खुद इवैल्यूएट करता है कि आपको पीडोफिलिक इंक्लिनेशन है या नहीं। और अगर वो है तो एक स्कोर आता है, तो वो अगर आप है, तो उसके लिए आप वो पीडोफिलिक इंक्लिनेशन जो है, तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं, मतलब इट्स अ गाइडेड मॉड्यूल, तो आप वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑफेंड किया है और मुझे ऑब्वियसली मैं आगे नहीं आना चाहता, सो यू कैन एक्सेस दैट मॉड्यूल फॉर ट्रीटमेंट। और अगर मैं फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बताया कि कोई गांव में रहता हूँ लेकिन मुझे एक्सेस है, लेकिन सो आई कैन एक्सेस इंस्टेड ऑफ कमिंग फॉर ट्रीटमेंट, आई कैन एक्सेस द मॉड्यूल, ट्रबल डिजायर का मॉड्यूल एक्सेस कर सकती हो, और उसके थ्रू मैं ट्रीटमेंट ले सकती तो ये जो ट्रबल डिजायर ऑनलाइन सेल्फ मैनेजमेंट हूँ। मॉड्यूल है, तो लास्ट ईयर के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, तो लास्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली 25,000 विजिटर्स है इंडिया से उस टूल पे? ट्रबल टूल डिजायर पे. सो बिकॉज द नेम इफ यू से इट्स ट्रबल्ड डिजायर,
जो डिज़ायर है मुझे ट्रबल कर रही है। सो ये हमारे जो जर्मन पार्टनर हैं उनके साथ हमने ये डेवलप किया था और अभी ये वर्ल्ड वाइड यूज़ किया जाता है और भी फॉरेन लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। ट्रांसलेटेड है। और इंडिया में भी हमने मराठी, हिंदी, इंग्लिश में प्रिलिमिनरी है आई थिंक और तमिल फिर और तमिल में तमिल, कनाडा, गुजराती कन्नड़ा कुछ उसमें है, भी है। काफ़ी तो सारे हैं। उसमें शायद अभी वो थोड़ा उसका यूज़ नहीं है बिकॉज़ अभी वो रिवैम्प हो रहा है। लेकिन प्रिलिमिनरी अभी ये मराठी, हिंदी, इंग्लिश में अवेलेबल है। तो उसमें 25,000 विज़िटर्स है वो एक्सक्लूसिवली फ्रॉम इंडिया। तो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर कि 25,000 लोगों ने विज़िट किया है और ऐसा नहीं कि सिर्फ़ विज़िट किया, स्क्रॉल किया और उसको छोड़ दिया। अच्छा। दे आर एक्चुअली वेटिंग देयर, दे आर देयर ऑन द पेज। वो वहाँ समय बिता रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। तो हमारे भी ये कोशिश है कि ये लोग अगर नॉन ऑफेंडिंग है, तो ये कैसे आगे आए और कैसे हम इसमें ट्रीटमेंट में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं, अगर उनको ज़्यादा कुछ मदद की ज़रूरत है तो। तो दिस इज़ अवर बेसिकली ऑब्जेक्टिव। और प्रिवेंशन जो है, जो मेरी सपोज़ मैं पेडोफिलिया है मुझे और मेरी डिज़ायर है कि सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रही हूँ मैं चाइल्ड के लिए, हुँ। तो प्रिवेंटिव मेजर जो आप बोल रहे हैं, टूल दे दिया आपने उनको, फिर आप डायरेक्ट उन्हें ट्रीटमेंट भी दे ही रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर है, रियलिस्टिकली कैसे पॉसिबल है ये? मतलब ओके, सो जैसे कहा मैंने कि जो मेरा रोल है वो हेल्पलाइन मैं एड्रेस करती हूँ। तो जब हेल्पलाइन पे कॉल्स आते हैं और जो फॉलोअप के भी जो कॉल्स आते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि अगर जो हमारा एनरोल्ड भी जो अगर पार्टिसिपेंट है जो ट्रीटमेंट ले रहा है, तो उसको हेल्पलाइन पे ही कॉल करना होता है। वो डायरेक्टली थेरेपिस्ट से बात नहीं कर सकता। तो हमें पता होता है कि कौन-सा फ़ॉलो-अप चल रहा है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, थेरेपिस्ट से बात हुई या नहीं हुई। तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो उन्हें ऐसा उनके तरफ से मैंने ये किया है कि एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ आपको एक, कि एक जवान है, एक लड़का है, 22 साल की उम्र है और वो टीचर है, स्पोर्ट्स टीचर है। तो जैसे वो हमारे ट्रीटमेंट में एनरोल हुआ तो उसने कहा कि अब मैंने स्पोर्ट्स का जॉब छोड़ दिया है और मैं स्पोर्ट्स टीचर का जॉब नहीं करता हूँ, बल्कि मैं दूसरा कोई मैंने जॉब ले लिया है स्कूल में ही। और मैं ये देखता हूँ कि मुझे एम्पैथी कैसे मेरी बढ़े। मुझे मालूम है कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं ऑफेंडर हो जाऊँगा और कोई बच्चा विक्टिम हो जाएगा। तो मैं ये देखता हूँ कि मैं उससे दूर कैसे रहूँ और ना कि दूर रह के मुझे उसका स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है कि बच्चा है, मुझे बच्चे से लगाव भी हो सकता है। ऐसे भी मुझे फ़ोन मेरे पास जो अभी लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उन्हें ऐसे भी है लगता है कि ये शादी करनी है, खुद के भी बच्चे होने चाहिए। तो मुझे अगर नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीनी है विद दिस इंक्लिनेशन, जैसे भी डॉक्टर ने बताया कि यू कैनॉट इट कांट बी क्योर्ड, उसकी क्योर नहीं कर सकता लेकिन मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से लोग ऐसे आते हैं सामने। बीच में एक हमारा ऐसा एक क्लाइंट ने कहा था कि ही इज़ वेल अवेयर और उसको चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखने की बहुत आदत है, तो उसको उससे बाहर निकलना है एंड उसको ऐसे लगता है कि कहीं वो देखते-देखते कुछ खुद एक्ट ना कर कर ले। तो उसने कहा कि मुझे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और ऑलरेडी मैं साइकियाट्रिस्ट से मेरे एंग्जायटी डिप्रेशन के लिए मैं ले रहा हूँ ट्रीटमेंट, तो मुझे इस चीज़ के लिए आप कैसे मदद करोगे? तो जो अगर आप हमने देखा ट्रेंड, ये सब लोग हैं, सब बहुत डिस्ट्रेस्ड है। उनको मालूम है कि मेरे हाथ से कुछ गलत ना हो जाए। एक हमारा ऐसा एक क्लाइंट है जिसका छोटा भाई है और वो उसे लगता है कि अगर मैं उसको कुछ नहीं करूँगा क्योंकि वो मेरा भाई है। लेकिन अगर भाई का कोई फ्रेंड आ गया और मेरे हाथ से कुछ हो गया, तो मुझे बहुत डर है। और एक्सट्रीम केसेस में ऐसे भी हुआ है कि वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ उन पे आ जाते हैं। तो ऐसे भी फ़ोन आए हैं कि मैं सुसाइड अभी करने वाला था, मैंने फ़ोन किया, मैं बहुत डिस्ट्रेस में हूँ, मुझे मदद कीजिए। और इसके कारण अगर हम
चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो व्हाई डोंट वी एड्रेस दिस? एंड एज शी राइटली सेड, और मैं आईड लाइक टू रीआइटरेट कि अवेयरनेस ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर अवेयरनेस जितना हम बाहर दे सके ये बारे में, तो और लोग आगे आए, और अगर अवेयरनेस के मुझे समझा, अच्छा ये ऐसा कोई डिजीज़ है और ये कोई मुझे ये है, तो बहुत रिलीफ हो जाता है कि अभी तक मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मुझे क्यों ऐसा ये प्रॉब्लम आ रहा है। और जब ये फॉर एग्जांपल ये सुनेंगे ये पॉडकास्ट, तो समझेगा, या हमारा वो वीडियो देखते हैं तो उनको समझता है कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है और मुझे इसके लिए मदद मिल सकती है। तो उसमें जो चेंज आ जाता है ना, तो बहुत ही अलग प्रकार का रिलीफ हो जाता है। जो इतने स्ट्रेस में सालों से रह रहे हैं, वो एक रिलीफ हो जाता है कि अच्छा ये प्रॉब्लम है मुझे और मैं इसके लिए कुछ कर सकता। इट इज़ अ बिग बिग रिलीफ। और आप लोग का जो रोल है वो इस तरह से इसमें आता है कि वो पर्सन कोई क्राइम ना करे यस। एंड बीमार है वो, लेकिन उसके हाथों खुद का भी नुकसान हो सकता है, जैसे आपने बिल्कुल। कहा सुसाइडल थॉट आ जी। रहे, यस। जी। दूसरों का भी नुकसान हो सकता है। जी। लेकिन अगर राइट ट्रीटमेंट मिल जाए, राइट गाइडेंस मिल जाए, तो वो उस बीमारी के साथ कंट्रोल्ड स्टेज यस। में पूरी लाइफ नॉर्मली जी यस। सकता है। यस। इट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल एंड प्रैक्टिकल टू डू, लेकिन वो जो आगे आने की बात है, हम कितना भी बोले लेकिन वो स्टेप आगे उनको लेना है कि आगे आ जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी बहुत करेज लगता है कि एक फ़ोन उठा के भी बात करो इसके बारे में, जो आप सालों से सप्रेस कर रहे हैं, इतने सालों से अंदर इतने टाइट सप्रेस कर रहे हो, डर है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस, उसको बाहर आके बात भी करना इज़ अ बिग बिग चैलेंज। कितने बार फ़ोन कट हो जाते, फ़ोन करते कट करते, फ़ोन करते कट करते हैं, बिकॉज वो यू रियली नीड करेज टू कम अप कि मुझे बोलना है। उसके लिए बहुत करेज लगती है, बहुत ज़्यादा। इसको ही थोड़ा कंटिन्यू करूँगी तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस है हॉटलाइन कॉल पे कि लोगों ने 1 साल के बाद फ़ोन किया हमें। 1 साल पहले उन्होंने नंबर नोट करके रखा था, यूट्यूब पे उनको मिला होगा या कहीं कैंपेन में दिखा होगा। 1 साल बाद फ़ोन करके उन्होंने कहा कि 1 साल पहले ही मुझे नंबर मिला था, लेकिन मैं वो हिम्मत जुटा रहा था कि मैं फ़ोन करके बात करूँ। ऐसे भी क्लाइंट्स हैं, या 5-6 महीने से पहले रखा है। ऐसे नहीं होता कि मुझे नंबर मिला और मैंने फ़ोन कर दिया, वेरी क्योंकि वेरी बहुत डिफिकल्ट। करेज लगता है कोई आगे साथ आने नहीं के है ना, लिए। ना कोई साथ गवर्नमेंट, नहीं ना है। सोसाइटी, ना फैमिली वालों को भी नहीं बताते बिल्कुल, होंगे ये तो। स्टिग्मा बहुत बिल्कुल, बहुत बहुत बिल्कुल। बड़ा है। ज़्यादा स्टिग्मा और है। बताऊँ सेक्सुअलिटी, कैसे? बताऊँ कैसे? सेक्सुअल मेरे को बच्चे अट्रैक्टिव लगते हैं, मेरे को बच्चों के साथ कुछ करना है, सेक्सुअल करना अच्छा, है। डिज़ायर है। सोसाइटी क्या सोचेगी मेरे बारे में, यही तो बहुत बड़ा स्टिग्मा है। सेक्स और सेक्सुअलिटी में बारे में जैसे उन्होंने बताया कि सेक्स एंड सेक्सुअलिटी के बारे में तो स्टिग्मा तो है ही है, हुँ। और उसके ऊपर आप बच्चों के बारे में आप सेक्सुअल अट्रैक्शन बोल रहे हैं। अभी तक तो हम एलजीबीटीक्यू को नहीं एड्रेस कर पाए। एग्जैक्टली। तो ये एग्जैक्टली। तो ये बहुत तो बहुत ही ज़्यादा है। तो हुँ, अगर वो उन्होंने हिम्मत करके फ़ोन भी उठाया ना, तो इट्स अ जी। बिग थिंग, बिग थिंग। और जो रिलीफ मिलता है बात करने के बाद, काफ़ी बार मैं होती हूँ जब वो बात उनको जो रिलीफ मिलता है, दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी हार्टनिंग टू सी कि भाई ऐसा रिलीफ मिला है ना बात करने के बाद। मैं कुछ इसका कुछ सॉल्यूशन है जो हमें अभी तक पता नहीं था। जो हम मैंने भी कहा कि डोंट ऑफ इन इंडिया जो हमारी वेबसाइट है, उस पे हमारा चैट बॉक्स भी है। हाँ, तो यस। दैट इज़ वन अनदर वे ऑफ फीचर व्हिच वी हैव एडेड। करेक्ट। और वहाँ एनोनिमसली लोग कभी चैट्स भी करते हैं कि मुझे कुछ मदद चाहिए। तो उसमें अभी रिसेंटली गए 2 महीने में हमें बाहर से आउट ऑफ इंडिया इंक्वायरीज़ आई कि मुझे ऐसे-ऐसे ट्रबल है, तो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। क्योंकि उन्हें पता नहीं है, दो द नेम इज़ वेरी क्लियर, डोंट ऑफेंड इंडिया, लेकिन बाहर से लोग चैट करते हैं और कहते हैं कि मुझे दिक्कत है, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे बच्चों के प्रति लगाव है और उसका मुझे डिस्ट्रेस है, तो मुझे ट्रीटमेंट चाहिए। तो फिर हम उनको नहीं ट्रीट कर सकते बिकॉज़ दे आर नॉट इन आवर पर्व्यू। तो उनको हम रेफ़र करते हैं, जो हमारा रिमोट ट्रीटमेंट नेटवर्क चलता है पूरा, तो उसको हम रेफ़र करते हैं। तो वो भी एक ज़रिया है जहाँ से लोग हमें अप्रोच होते हैं, चैट बॉक्स से।
बेसिकली हमारी कोशिश ये है कि जो भी हमारे पास आए उनको एक क्लोज करना, उनकी जिधर रिफर करना है या या कहाँ करना है, उनको विदाउट सपोर्ट छूटना नहीं चाहिए। कुछ तो उनको नेक्स्ट स्टेप बताना है, वही वो नेक्स्ट स्टेप लेंगे उनके हाथ में है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि उनको एटलीस्ट रिफर करें, उनको बताए कि भाई या यहाँ जा सकते हैं आप, ये कर सकते हैं आप, केईएम में आ सकते हैं या फिर बॉम्बे आपका में इधर टूल जा भी है। सकते हैं या टोल फ्री है, वट एवर जो भी है, हम उनको जितना हो सके हम उनको कुछ सोल्यूशन देना चाहते हैं कि उनका जो प्रॉब्लम्स है, जो उनको तकलीफ हो रही है, उसका कुछ कम हो जाए। अभी हम इंडिया के बाहर की बात कर रहे थे, तो एक चीज़ सब न्यूज़ में था, एप्स्टीन फाइल्स। आपसे मतलब क्योंकि उसमें भी यही चीज़ें हैं कि छोटे मतलब बच्चे जिन्हें कहते हैं, बहुत छोटे नहीं बट एडोलेसेंट एज की जो लड़कियां हैं, मेनली हम्म लड़कियां जो हैं, उनके और बहुत नेम्ड लोग हैं। आपने कहा हर पेडोफिलिया वाले जो पर्सन है वो सेक्सुअल अब्यूज़ करता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे रीज़न है सेक्सुअल अब्यूज़ करने के लिए। बट एटलीस्ट इस केस के बारे में अगर आप कुछ बोल सकें कि क्या आप सोचते हैं क्यों हो रहा है ये? इतने बड़े-बड़े नामी लोग इतने इतने श्योर। मतलब क्या आई कमी है उनको? कुछ भी नहीं। तो क्या उनको भी किसी को ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो उस तरफ जा रहे हैं? वेरी नहीं, नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट? डिफिकल्ट डिफिकल्ट टू difficult to कमेंट। say or ओके, comment on that, really ओके। very difficult, हुँ, because this topic is only very very sensitive, and unless they are assessed तो ये हो तो सकता फिर आपको ही हम बोल ही बोल नहीं सकते हैं, सकते नहीं कि तो क्या it's है। very wrong on anyone's part to make any assumptions on this. अम, इसी टॉपिक पे जो अट्रैक्शन है बच्चों की तरफ, कुछ मिथ्स हैं। जैसे एक मिथ तो आपने कवर कर ही लिया कि जो चाइल्ड की तरफ सेक्सुअल अब्यूज़ कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि उसको बीमारी हो। या या जो क्राइम हो रहे हैं सारे लोगों को ये बीमारी है, ऐसा भी नहीं नहीं। है ना? लेकिन क्या एक और चीज़ मतलब न्यूज़ में हम्म तो ऐसे आता है छोटी लड़की के साथ हो गया, हम्म जनरली हम सुनते हैं हम्म बच्ची के साथ हो गया, हम्म, लड़कों के साथ हो गया नहीं सुनते हैं। तो क्या ये सिर्फ लड़कियों के ही साथ होता है? नहीं। नहीं, अ, बट न्यूज़ में क्यों ज़्यादा रहता है फिर वो? वो भी रिपोर्टर पता नहीं वो ओके, दैट वी कैन नॉट कमेंट ऑन, हाँ। बट एज पर द स्टडी जो स्टैटिस्टिक्स जो रिसर्च कहता है वो उसके हिसाब से, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी लड़कियां ही, लड़कियां और लड़के दोनों भी जिनको सचमुच ये बीमारी है उनका प्रेफरेंस कोई भी रह सकता है। अच्छा, उनको कोई फ़र्क नहीं नहीं, पड़ता। नहीं, उनको बच्चा कुछ मुझे लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। और जैसे हम बात कर रहे थे इंटरनेट की और पोर्नोग्राफी की, आपके हिसाब से ऐसा है लगता है आपको कि जितना इजी एक्सेस हो गया है ये मीडिया का, तो ये टेंडेंसीज बढ़ाता है? नो, आई डोंट थिंक सो। मुझे तो नहीं लगता है कि जो आपको बताया कि पीडोफिलिया जो डेफिनेटिव कारण तो नहीं है जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ न्यूरो डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम आया है उसके कारण। सो आई डोंट थिंक कि ये इजी एक्सेस टू इंटरनेट या पोर्नोग्राफी इसके कारण वो बढ़ रहा है या वो ऐसे कुछ डिजीज़ नहीं। पहले से ही है, वो लेकिन पहले हाँ, से ही है तो इट इज़ एक्सेस है तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा बस है वो मुझ। एक्सेस करेंगे ना, लेकिन हाँ, जिसको है कर तो प्रॉब्लम। सकते हैं, कर तो सकते हैं एक्सेस। अगर मैं पीडोफिलिक है और मुझे पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना, तो वो ईज़िली एक्सेसिबल है, लेकिन बढ़ेगा उसके कारण नहीं, ऐसा नहीं लगता है मुझे। वर्षा, सोसाइटी का आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है पेडोफिलिया के बारे में? अ, एक तो पहला इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमारी सोसाइटी का अगर हमने देखा तो पीडोफिलिया के बारे में जानकारी नहीं है लोगों को। तो अगर जानकारी नहीं है तो उनकी क्या मिथ्स रहेंगे, ये हमें सोचना चाहिए। लेकिन एक कॉमन मिथ हमें ऐसे आया है ये पूरा काम करते समय कि लोगों को ऐसे लगता है कि जो कोई भी आदमी अगर 13 साल की उम्र के नीचे बच्ची या बच्चों के तरह कोई गलत बर्ताव करता है तो वो पीडोफाइल ही है। दैट इज़ द मिथ। ओके। ऐसा नहीं है
कि आप उनको डेफिनेशन में मत डालो कि अगर 13 साल के छोटे अगर विक्टिम विक्टिम 13 साल से छोटा है तो ऑफेंडर पीडोफाइल ही है। ऐसा नहीं है, दैट इज़ अ मिथ कि अगर क्योंकि वो साइंटिफिक टेक्निकल डेफिनेशन वैसा कहता है कि पीडोफिलिया इज लाइक टुवर्ड्स सेक्सुअल अट्रैक्शन टुवर्ड्स चिल्ड्रन हु आर लेस देन 13। लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोला कि सरोगेट टाइप के भी ऑफेंडर्स होते जी, हैं। जी, जी। तो ये थोड़ा मिथ है सोसाइटी में। लोगों को ऐसे लगता है पीडोफिलिया मतलब अ, चलो छोटा बच्चा बच्चे को ऑफेंड किया तो ये पीडोफाइल है। तो पीडोफिलिया उसको है, लेकिन वो डिस्ट्रेस में है, उसको तकलीफ है, उसको नहीं ऑफेंड करना है। ये फैक्टर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें। अ, मुझे एक और भी इंटरेक्शंस में और एक कॉल में ऐसे आया था कि जो मुझे कॉल किया था उसने ये किया था कि कॉलेज में इट्स अ वेरी स्लैंग वर्ड नाउ इज यूज्ड कि अगर किसी को थोड़ी छोटी या यंग एडोलेसेंट पसंद है, अरे तू तो पीडोफाइल है। ओह! सो यू कैन नॉट यूज दिस वर्ड सो कैजुअली। ऐसे नहीं हो सकता ना। सो दैट इज़ अ मिथ कि किसी को भी आप पीडोफाइल नहीं बोल सकते। जिनको सचमुच पीडोफिलिया है, जो सचमुच डिस्ट्रेस्ड में हैं, उनकी समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर है और उनको जो खुद के प्रति उनको जो डाउट रहता है, उनको जो डिप्रेशन है, एंग्ज़ायटी है, बाकी के जो कोमोर्बिडिटीज़ आते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई सुसाइडल भी हो सकता है। तो उनका बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है। तो ये मिथ है एक प्रकार का, मैं कह सकती हूँ, जो हमारा एक्सपीरियंस अभी हमें आया है 10 साल काम करते-करते। तो ये एक मिथ है कि अ, सब लोग पीडोफाइल्स हैं, ऐसा नहीं है। हुँ। तो जो भी सोशल इश्यू होते हैं या कोई और भी तरह के इश्यूज़ हैं, जैसे मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन है, राइट? यस। कैसे सॉल्व हो रहा है वो, कि ओपन कन्वर्सेशन कीजिए, उसको नॉर्मलाइज़ कीजिए, राइट? और सेक्स एजुकेशन पे भी वही बात करते हैं कि आप रेप को रोकने के लिए आप कानून बनाने से नहीं होगा, आपको उसको धरातल पे, उसके ग्राउंड यस। लेवल पे आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। और जितना हम ओपन एंड हेल्दी कन्वर्सेशन रखेंगे, उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आप बोल ही रहे हैं कि अवेयरनेस होना चाहिए। अवेयरनेस के साथ-साथ ये ओपन जितना होगा, जितना लोग खुल के बात करेंगे इसके ऊपर, तो आपका ये जो पेडोफाइल वाला जो प्रॉब्लम है, जो लोग हैं पेडोफाइल्स, उनके साथ ओपन कन्वर्सेशन या हेल्दी कन्वर्सेशन हम कैसे कर सकते हैं? ये सोसाइटी में कैसे कर सकते हैं? बेसिकली मेरे ख्याल से ये नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है। व्हेन आई से नॉर्मलाइज, मेरा मतलब क्या है कि जैसे आपने अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में किया, जैसे ओपनली आजकल लोग बात करते हैं इसके बारे में, ये अवेयरनेस के थ्रू ही बढ़ेगा। अगर आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करोगे, ये अवेयरनेस के थ्रू बताएंगे कि ऐसे ऐसे पीडोफाइल है, ऐसे ऐसे उनको प्रॉब्लम है, ये ऑफेंड नहीं करना चाहते हैं, वो डिस्ट्रेस में है, ये सब सब अगर आप अवेयरनेस के थ्रू लोगों को बताएंगे तो ये शिफ्ट बहुत धीरे धीरे, क्योंकि आपने देखा है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन और मेंस्ट्रुएशन के बारे में ओपननेस के लिए बहुत साल लगे। अभी भी अगर हम गांव में काम करते हैं, अभी भी मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में या मेंस्ट्रुअल हेल्थ के या बारे में बोलना बहुत मुश्किल है अभी भी। सो चेंज हुआ है डेफिनेटली। स्कूल्स में भी बात करते हैं, पहले तो बात भी नहीं करते थे स्कूल्स में, लेकिन ये भी बहुत टाइम लगने वाला है, बिकॉज अगेन इट्स अ सेक्सुअल प्रॉब्लम, इट्स अ मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। बच्चों की तरह इट्स टुवर्ड्स चिल्ड्रन, इट इज़ सेक्सुअल डिज़ायर फॉर चिल्ड्रन। ये बहुत ही इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही सेंसिटिव इश्यूज है। तो बात करना, अवेयरनेस रेज करना कॉलेजेस में, शायद स्कूल्स में भी, उनको, बिकॉज जैसे आपने बताया आपको कि 16 साल के बाद ही ये अवेयरनेस होता है, तो मे बी 10th स्टैंडर्ड में, 11th 12th में ये अवेयरनेस बाहर आना कि ये बात होती है, हो सकती है, ट्रीटमेंट है, केयर कर सकते हैं, ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के चांसेस ज़्यादा है, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ेगा, लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए, इट विल टेक टाइम। कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट बॉम्बार्डमेंट
मेंस्ट्रुअल हेल्थ के में भी हम कॉन्स्टेंटली यही बातें कर करके फैमिली प्लानिंग कर करके लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आया है। ये सेम वे इट विल हैव टू बी थ्रू कांस्टेंट रिपीटेड बॉम्बार्डमेंट थ्रू वेरियस मेथड्स। जैसे उन्होंने बताया था कि हमने बस में किया या रिक्शा में किया, थिएटर्स में किया, सो ये अवेयरनेस बढ़ेगा और शायद फिर उसके साथ वो नॉर्मलाइज होगा और लोग आगे आएंगे, बेफिक्र आगे आएंगे। जो अभी जो स्टिग्मा और फिक्र है वो बेफिक्र आगे आएंगे। आज जितने लोग सुन रहे हैं इसको, अ, वर्षा, आपके हिसाब से क्या याद रखना चाहिए हमारे लिसनर्स को? सो मुझे ऐसे लगता है कि एक चीज़ तो याद रखनी चाहिए कि जिनको ये तकलीफ़ है, जिनको ये ऐसे लगता है कि उन्हें छोटे बच्चों के प्रति लैंगिक आकर्षण है और जिनको तकलीफ़ हो रही है, वो कृपया हमारे टोल फ्री पे कॉल करें। उनके लिए मदद अवेलेबल है, उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। तो ये मेरा अपील रहेगा कि सामने आएँ और पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ उनको ट्रीट किया जाएगा। और उसमें दूसरी बात ये है कि सब ध्यान में रहे कि लॉ के आगे कुछ नहीं है। अगर हमारे यहाँ लॉ है तो हम ऑफेंडर्स को ट्रीटमेंट नहीं देते। अभी तक हमारे यहाँ ऑफेंडर्स के लिए ट्रीटमेंट नहीं है। तो वी आर ओनली ट्रीटिंग सेल्फ मोटिवेटेड नॉन ऑफेंडिंग पर्सन्स विथ पीडोफिलिया। और इसमें हमारा ऐसा प्रयास है कि हम ऑफेंडर्स को भी ट्रीटमेंट कैसे अवेलेबल करके दे। तो उसका अभी हमारा काम चल रहा है। एक छोटा रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के तक लाना अभी उसको थोड़ा समय लगेगा। तो अगर किसी ने कुछ गुनाह किया है, किसी ने अब्यूज़ किया है, तो वो ये ट्रीटमेंट के अंदर नहीं आ सकेगा। और जिनको डिस्ट्रेस है वो कृपया हमारी वेबसाइट है, हमारा टोल फ्री नंबर है, उस पे कॉन्टैक्ट करें और मदद के लिए आगे आएँ। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, ये पूरा पॉडकास्ट है चेंज के बारे में। तो ये जो लोग हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है, हम अपना व्यू पॉइंट कैसे चेंज कर सकते हैं? समाज क्या चेंज करे या हम क्या चेंज करें? लिसनर्स क्या चेंज करें? वो लोगों को तो ठीक है कि हम उन्हें सिस्टम दे रहे हैं, लेकिन हमारे भी तो थॉट है ना जिससे हमें चेंज करना है। फिर से मैं वही बोलूँगी कि अगर आप एक ग्रुप है जो पीडोफिलिक है, जैसे आपने बताया, एक ग्रुप है तो अदर पॉपुलेशन है जो ये समाज है हम हमारा। समाज है बेसिकली। तो समाज में भी ये अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए कि ये एक बीमारी है और हो सकता है कि जो आदमी ने अब्यूज़ किया है वो बीमारी के कारण अब्यूज़ किया है, लेकिन ये जैसे वर्षा ने बताया कि इट इज़ नॉट अबव द लॉ, लेकिन ये अवेयरनेस कि ये बीमारी है और पीडोफिलिक लोग रहते हैं और उनको हम एक तरफ से एक्सेप्टेंस कम्युनिटी में आना चाहिए, वो ज़रूरी है मेरे ख्याल से। यस। और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर किसी को भी, मेरे फ्रेंड में, मेरी फैमिली में, यस। अगर हमें पता चलता है कि इसको है अट्रैक्शन, वो तो शायद ना आए सामने, लेकिन हम कुछ नोटिस करें तो हम भी उसे हेल्प कर सकते हैं कि आप अपना ट्रीटमेंट लो। हाँ। और इस ये मतलब इससे जैसे कोई और, पहले तो मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम हुई तो लोग जाते नहीं थे बिल्कुल। साइकियाट्रिस्ट के पास। अभी ओपन हुआ है कि या आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है तो आप जाते हो हुँ, साइकियाट्रिस्ट के पास। कोई रिलेशनशिप टूटता है तो भी जाते हो। हुँ। तो सेम वे अगर ऐसी चीज़ें हम नोटिस कर रहे हैं तो उसका मजाक ना उड़ाएं या उसको ऐसे ना देखें कि ये तो क्रिमिनल है। एटलीस्ट हम उसे हेल्प करें। और वही यस। कॉन्टेक्स्ट में अगर आपके मन में ये थॉट्स हैं अट्रैक्शन या आपको लग रहा है कि आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप बुरे नहीं हो। वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप बुरे नहीं हैं, आप आगे आइए, हेल्प
लीजिए और हम आपको वो डिस्टिंक्शन करने के लिए हम आपको हेल्प करेंगे। आप बुरे नहीं हो जो डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, सुसाइडल टेंडेंसीज जो होते हैं, आप आगे आओ मदद के लिए। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। आप बीमार हो लेकिन आप बुरे नहीं हो। थैंक यू आप दोनों का यहाँ आने के लिए, और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक था और मुझे नहीं लगता मैंने किसी और से बात की होती तो इतने अच्छे से हमें समझ में भी आया होता, क्योंकि आप लोग इसमें बहुत मैं बोलूँगी बहुत अंदर तक काम कर रहे हैं। एंड और आपने बोला है कि अभी तक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इस चीज़ पे काम कर रही है। ये भी एक बहुत क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, इतने लोग इतनी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ पे तो बहुत लोग काम कर रहे हैं। बट ये बहुत ये है कि इवन गवर्नमेंट आई एम नॉट श्योर कि वो कितना उसको प्रमोट कर रही है। जैसे बाहर के देशों में तो आपने कहा, आपने भी यस, जर्मनी का मॉडल पढ़ा है और उसके बाद अपने आप ये शुरू किया है। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। जितने ज़्यादा लोग आने लगेंगे ना, जैसे आप बोल रहे थे कि आपकी हेल्पलाइन पे इतने लोग आ रहे हैं 950 समथिंग, और आपका जो वो टूल है उसको 25,000 लोग वेबसाइट में लास्ट एक्सेस कर रहे हैं। जब वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ने लगेगा तो अब अचानक से सबकी आंखें खुलेंगी कि नहीं, इस पे काम करना चाहिए। जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक पेडोफिलिया बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है। ऑलरेडी इस पर बहुत कम अवेयरनेस है। तो आपको अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके इस एक्ट से सोशल अवेयरनेस बढ़ेगी और बहुत लोगों को पता चलेगा कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। और चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ को जिस तरह से लोग देखते हैं उसका पूरा नज़रिया बदल जाएगा, जो हमारे इस पॉडकास्ट की पूरी कोशिश रहती है कि हम बात करें चेंज एंड बियॉन्ड की।